हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेडागॉजी ऑफ हिंदी का। ये हमारा बीएड सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यू सोल कैंडिडेट हूँ मैं, और साथ साथ में जो बीएड कर रहे हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये फ़ायदेमंद होगी वीडियो, क्योंकि उनका सिलेबस तो बिल्कुल सेम होता है ना। चलिए, बाकी इसमें बता दूं कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके 40 नंबर की पूरी थ्योरी होती है और 3 घंटे का आपको समय वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 में लिखा है कविता शिक्षण के उद्देश्य लिखें तथा कविता शिक्षण की विधियों का वर्णन करें। ठीक है, कविताओं को पढ़ाने के बहुत सारे पर्पजेज होते हैं और बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब आप अभिनय करके बनाते हैं, व्याख्या कर देते हैं, आप गाकर भी कविता करवा रहे होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी विधियाँ हैं जो आप कविता शिक्षण में यूज़ करते हैं। ऑप्शन में है व्याकरण शिक्षण के सोपान। सोपान का मतलब होता है स्टेप्स। ठीक है, व्याकरण शिक्षण मतलब आप व्याकरण पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, अब ग्रामर सिखाना पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए और कौन कौन सी विधियाँ होनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप होनी चाहिए और कौन कौन से मेथड्स होने चाहिए। यूनिट 2 आता है पाठ योजना का अर्थ बताएं एवं पाठ योजना के प्रकार तथा उद्देश्य भी लिखने हैं। ठीक है, यानी कि लेसन प्लान का मीनिंग बताना है, लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान के टाइप बताने हैं और पर्पस भी बताना है कि लेसन प्लान आप क्यों बनाते हैं। फिर है कविता की पाठ योजना पर विस्तार पूर्वक लिखें। ठीक है, यानी कविता की पाठ योजना का मतलब यहाँ पे है कि आपने एक लेसन प्लान पेपर में लिखना है जो किसी भी कविता से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें आपने अपना उत्तर नहीं एक्सप्लेन करना कि कविता की पाठ योजना क्या होती है। इन्होंने लिखा है कविता की पाठ योजना पर विस्तार पूर्वक लिखें, तो आपने पूरा लेसन प्लान वहाँ पे मेंशन करना है कि कविता जो है आपने ये ली है और इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। रिकैप्चुलेशन हो गया, होमवर्क हो गया, वो सारी चीज़ें ऐड करें और एंड में थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है वगैरह वगैरह, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 3, थोड़ा सा ब्लर हो गया ये, सॉरी। इसमें लिखा है निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोष एवं उसके सुधार की अपेक्षा करें, या चलो लिखने को ही बोल रहा होगा। तो यानी कि जो निबंध होते हैं, निबंध की परीक्षा प्रणाली के दोष क्या है, उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे टाइप कोई परीक्षा प्रणाली करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो ऐसे टाइप होते हैं ना, हम मुश्किल से किसी में पॉइंट में आंसर लिखते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम रामखानी जैसा ही लिखने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की परीक्षा प्रणाली के नुकसान क्या हैं और सुधार कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ आती है। फिर है भाषा कौशलों के मूल्यांकन में धारणा का क्या अर्थ है और परीक्षा व मूल्यांकन में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट करें। परीक्षा और मूल्यांकन में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मैंने इसी को अटेम्प्ट किया था। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरी एक वीडियो बना डालूंगी इस पर। ठीक है, आपको अपलोड कर दूंगी। यूनिट 4 आता है वाच्य की परिभाषा एवं वाच्य परिवर्तन के प्रकार उदाहरण सहित वर्णन करें। अब देखो, यहाँ पे मैंने जो नीचे वाला क्वेश्चन है कि रचना किसे कहते हैं, सूचना एवं संवाद को उदाहरण देकर वर्णन करें, मैंने इसको हैंडल किया था। आते तो मुझे दोनों थे, लेकिन मैंने ये देखा कि वाच्य वाला अगर मैं अटैम्प्ट करती हूँ तो ये ज़्यादा पेज में खींच ही नहीं पाएगा, मुश्किल से खींच के 3 ही पेज में आएगा। लेकिन रचना किसे कहते हैं, इसको एक पेज पे मैंने हैंडल किया था। सूचना संवाद का मीनिंग बताया, फिर इनके बीच में मैंने डिफरेंसेस या इनसे संबंधित टाइप्स वगैरह काफ़ी सारी हेडिंग लिखी जा सकती थी, तो मैंने इसीलिए किया था। देखो, आपके साथ भी यही होता है कि यूनिट में से आपको दोनों आ रहे होते हैं, लेकिन अटैम्प्ट आपको वही करना चाहिए जिसको आप लंबा खींच सकते हो, जिसके पॉइंट आपके पास ज़्यादा हों। ठीक है, क्योंकि कम नहीं लिख सकते आप, ज़्यादा भले ही लिख दो। फिर है यूनिट 5 के गद्य शिक्षण की विधियाँ लिखें। यानी कि गद्य शिक्षण में गद्य वो आते हैं, इसमें कहानियाँ आ जाती हैं, चैप्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि पद्य शिक्षण वो होता है इसमें कविता आती है, लेकिन गद्य शिक्षण वो होता है जिसमें आप कहानियों को पढ़ाते हैं। तो कहानियाँ, कोई चैप्टर है, उसको आप किस विधि से पढ़ाएंगे वो आपने लिखना है। हिंदी अध्यापक के गुणों का वर्णन करें। जिस तरह से अब एक क्वेश्चन पूछा था सोशल स्टडीज़ में कि सोशल स्टडीज़ के टीचर के क्या गुण हैं, उसी तरह से पूछा है कि हिंदी शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो आपने यहाँ पर बता देना है। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व लिखें। ये भी चारों मैंने अटैम्प्ट किया, बस टिक नहीं लगाया, इसका मतलब मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल सामग्री का आपने इंपॉर्टेंस बतानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई, क्योंकि ऑडियो विजुअल से बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग वे में सीखते हैं। पिक्चर चल रही होती है, फोटो दिखा रहे होते हैं, एनिमेशन लगी होती है, बच्चे एकदम से याद भी कर पाते हैं, और बस हाँ कि अच्छा ये टीचर ये करवाते हैं, आपकी क्लास में आना चाहते हैं बच्चे। ये तो महत्व है कि अब टीचर बने हैं तो उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, प्रेजेंटेशन पीपीटी का इस्तेमाल करें। फिर है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट करें। इससे मैं संबंधित वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मुहावरे लोकोक्ति के बीच में डिफरेंस क्या, मैंने अच्छे से वीडियो बना दी, आप चेक कर लेना।
तो आज का जो हमारा सेशन है यहीं पर ये ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से, क्योंकि कई बार आप पहली बार पेपर दे रहे होते हैं या फिर नहीं समझ में आता है कि किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि वही सेम टू सेम आएगा, सिर्फ इसलिए कि वो किस तरह से क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर, ये चेक करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ना। तो चलिए फिर इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आपका दिल करे तो आप वो भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा और मेरा फ़ायदा भी होगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा रही हूँ। क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है कोई मज़े के लिए नहीं करता, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट चाहिए होता है। तो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।